नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस व्याख्यानमाला की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं विषय पर चर्चा की थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले विभिन्न देशों को होने वाला फायदा या बचत। तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ता की बचत व उत्पादक की बचत में वृद्धि होती है। यह वृद्धि स्वयं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तुएं, सेवाएं व संसाधन प्राप्त कर पाने के कारण हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ दो प्रकार के होते हैं: स्थैतिक लाभ तथा गत्यात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले स्थैतिक लाभ किसी देश द्वारा अपने साधनों का अनुकूलतम आवंटन करने से अधिकतम राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थैतिक लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत लागू होने का प्रतिफल होते हैं, जबकि गत्यात्मक लाभ किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि को त्वरित करते हैं। गत्यात्मक लाभ किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं। विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती है। गत्यात्मक लाभ सामान्यतया दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसमें सर्वप्रथम है लागत अनुपात में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ दो देशों में तुलनात्मक लागत अनुपात में अंतर पर निर्भर करते हैं। यह अंतर जितना अधिक होगा, व्यापार से लाभ भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा तत्व है मांग तथा पूर्ति की लोच। जिस देश की तुलनात्मक मांग व पूर्ति की लोच जितनी अधिक होगी, उस देश को व्यापार से उतना ही लाभ होगा। तीसरा तत्व है साधनों की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ विशिष्टीकरण पर निर्भर करते हैं, जो साधनों की उपलब्धि पर आधारित होता है। किसी राष्ट्र की साधन संपन्नता जितनी अधिक होगी, वस्तुओं की घरेलू लागत भी उतनी ही कम होगी तथा व्यापार से लाभ उस देश को उतना अधिक प्राप्त होगा। चौथा तत्व है राष्ट्र का आकार। राष्ट्र के आकार तथा व्यापार से लाभ में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगला फैक्टर है व्यापार की शर्तें। व्यापार से लाभ व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है। जिस देश का लागत अनुपात व्यापार की शर्तों के जितना करीब पाया जाएगा, उस देश को व्यापार से उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी देश की उत्पादन की दक्षता भी व्यापार से होने वाले लाभ को प्रभावित करती है। जो देश साधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं, उनकी उत्पादन लागत कम होती है, फलस्वरूप उन्हें व्यापार से लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में हमें 4 दृष्टिकोण आर्थिक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं।
सबसे पहला है डेविड रिकार्डो का दृष्टिकोण। डेविड रिकार्डो के अनुसार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन लागत में कटौती ही व्यापार से लाभ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत कम है तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत अधिक है। ऐसा करने से राष्ट्र न्यूनतम साधनों से अधिकतम उत्पादन कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, दूसरा जो दृष्टिकोण है वह भी एक अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्री जे.एस. मिल का दृष्टिकोण है। जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग के द्वारा व्यापार की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। व्यापार की शर्तों से ही लाभ निर्धारित होते हैं। रिकार्डो के विश्लेषण में व्यापार की दिशा, यानी कि कौन सा देश किस देश के साथ में व्यापार करेगा, तथा व्यापार की संरचना, यानी कि दो देशों के मध्य यदि व्यापार होता है तो कौन सा देश किस वस्तु का आयात तथा किस वस्तु का निर्यात करेगा, इसका निर्धारण तो हो रहा था, किंतु आयात निर्यात किस कीमत पर होगा, अर्थात व्यापार की शर्त क्या होगी, इस चीज़ का निर्धारण रिकार्डो के सिद्धांत में नहीं हो पाया। जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार की शर्तों का निर्धारण संभव। तीसरा दृष्टिकोण टाउजिंग का दृष्टिकोण है। टाउजिंग के अनुसार व्यापार से होने वाले लाभ को राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। व्यापार से देश के निर्यात उद्योग का विस्तार होता है। नियोक्ता निर्यात उद्योग में श्रमिकों को अधिक मजदूरी देंगे, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ दो प्रकार से प्राप्त होते हैं: विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ। आधुनिक दृष्टिकोण में सामुदायिक तटस्थता वक्र तथा रूपांतरण वक्र के स्पर्श बिंदु पर संतुलन की स्थिति होती है। दोस्तों, सामुदायिक तटस्थता वक्र सामान्य तटस्थता वक्र के समान ही दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं को मिलाता है जिन पर किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसे हम सामुदायिक तटस्थता वक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं का पथ या लोकस है जिस पर समुदाय को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और रूपांतरण वक्र तो हम प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, दो वस्तुओं के उत्पादन के उन विभिन्न बिंदुओं को मिलाता है जो एक देश अपने साधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए और पूर्ण रोजगार की स्थिति में अधिकतम मात्रा में प्राप्त कर सकता है। तो जिस बिंदु पर सामुदायिक तटस्थता वक्र उत्पादन संभावना वक्र यानी कि रूपांतरण वक्र को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति होती है। इस बिंदु पर उत्पादन एवं उपभोक्ता वस्तुओं में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घरेलू कीमत अनुपात के बराबर होती है। संतुलन की स्थिति में दोनों लाभ यानी कि विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ अधिकतम होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप इस विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको कुछ किताबें सुझा रही हूँ।
स्क्रीन पर आपको कुछ किताबों के और उनके लेखकों के नाम दिखाई दे रहे हैं। उसमें से प्रथम दो पुस्तकें MC वैश्य और ML झिंगन की जो किताबें हैं ये हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा डोमिनिक साल्वाटोर और PH लिंडर्ट की पुस्तक आपको अंग्रेज़ी में पढ़ने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैंने विकिपीडिया पर भी इस चैप्टर का लिंक आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, आशा है कि यह व्याख्यान आपको पसंद आया होगा और इस विषय में इसको सुनकर और देखकर आपकी रुचि जागृत हुई होगी। यदि यह व्याख्यान आपको पसंद आया तो इसकी तीसरी कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।